अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मजम्मत करते हैं दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हम इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करने वाले हैं। अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। हम गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। ये बातें हम पहले भी कई मरतबा सुन चुके हैं, कह चुके हैं, और शायद ये सिलसिला अभी आगे चलना है, क्योंकि हमें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं, और जब अफ़गानिस्तान में जिसको हमारे यहाँ बैठे हुए हुक्मरान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के मुतरादिफ करार दे रहे थे, उस वक्त भी हम ख़दशा ज़ाहिर कर रहे थे कि हमारे पख्तून बहन भाई इस आग का ईंधन बन सकते हैं, क्योंकि जौक तर जौक वहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के छोटे बड़े दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा था और यहाँ उनको सेटल करने की बातें की जा रही थीं। बड़ा मुश्किल है वैसे आज का ये शो करना, और ये सारी बातें अब्दुल्ला जो आपने शुरू की हैं, आप समझ तो आपको आ गई होगी कि पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। और बाय द आवर बाय द मिनट जब हम अपडेट लेते हैं डेथ टोल की, तो वो ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है। इस वक्त डेथ टोल आपको बता दें, जो सुन के हम भी थोड़ा सा हैरान ही हो गए, 83 सैकड़ों अफराद इसके अलावा ज़ख्मी हैं। 83 अफराद इसमें जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और हम क्या बताएं या हम क्या बात करें कि हमारे बच्चे अगर कश्ती में किसी झील पे घूमने चले जाएं तो डूब के मर जाते हैं। हमारे जवान अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हों तो वहाँ शहीद हो जाते हैं। हमारे लोग सफ़र कर रहे हों किसी सड़क पे तो वहाँ उन्हें टारगेट कर दिया जाता है। वैसे अब्दुल्ला आई एम सॉरी, लेकिन लिटरली अगर हम लोग घर में भी बैठे हों, जो गैस का ना आना, जो पेट्रोल की कीमत होना, इन सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही हैं इंसान के रोज़ जीते जी मरने को भी। बिल्कुल आप इसके मुतरादिफ करार दे सकते हैं, लेकिन आप घर में बैठ के मरने की बात कर रहे थे। तो इसी पुलिस लाइन में एक रिहायशी क्वार्टर की छत भी गिरी, जिसके नतीजे में एक खातून जो अपने घर में बैठी हुई थी वो भी शहीद हो गई। तो घर में बैठ के भी आप यूं मर सकते हैं। सो ये है कि आप हर जगह यूं बस लोगों के लिए अवेलेबल हैं, दहशतगर्दों के लिए अवेलेबल हैं, हालात के लिए दस्तयाब हैं कि कुछ भी हो जाए। वहाँ लिटरली खून के आंसू, वहाँ वो जो झील में बच्चे मरे हैं उनकी खबर सुन के भी दिल खून के आंसू रो रहा था। यहाँ तो खैर क़यामत सुगरा का मंजर है जो कि पेशावर में बपा हुई है, और अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने लोगों को निकाला जा चुका है, अभी कितने लोग मजीद दबे होने का खदशा है, ये तमाम बातें हैं जो हमने जाननी है। अब आगे फिर होता ये है कि जिसने हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं और वो स्पॉट पे एक्चुअली मौजूद हैं, नादिया सबूही। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नादिया बताइएगा क्या आप इस वक्त देख रही हैं? बताया ये जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है, और जो सबसे बड़ा यहाँ अलमिया कहेंगे वो यही कि धमाके पर जो छत गिरी है, यहाँ की मस्जिद का जो लेंटर गिरा है, उसकी वजह से मलबे तले बहुत सारे अफराद जो हैं अभी भी दबे हुए हैं, और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको जो मिलता रहा है उसको LRH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि हम जो बात करें हैं कि 83 अफराद इस पर जाम शहादत नोश कर चुके हैं, तो इससे भी कई ज़्यादा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मलबे तले अफराद हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, जदीद मशीनरी, बहुत सारी ऐसी जो आलात हैं उनका इस्तेमाल किया गया है ताकि जो ज़िंदा बच गए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जा सके। और यही रेस्क्यू टीम जो है, हुकूमत का भी यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि उनको बाहिफाजत निकाला जा सके ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। सारी रात की ऑपरेशन चला, अब तक ऑपरेशन जारी है, और कुछ थोड़ी देर गुजरती है और एक एम्बुलेंस निकलती है जिसमें डेड बॉडी होती है, और यहाँ से लेकर वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसमें उस वक्त तो यही इनको यकीन होता है कि शायद इस इंसान में थोड़ी बहुत जान हो, बचाया जा सके, लेकिन बहुत सारी डेड बॉडीज़, अब भी 7 डेड बॉडीज़ यहाँ से LRH अस्पताल पहुँचाई गई हैं। जी अभी भी 7 डेड बॉडीज़ यहाँ से LRH अस्पताल पहुँचाई गई हैं। कल हमने देखा आर्मी चीफ ने भी दौरा किया, वज़ीर आज़म भी उनके हमरा थे, ज़ख्मियों की इयादत भी की, मुतअद्दिद लोगों की नमाज़ जनाजा भी अदा की गई। कोई सुराग मिल सका, कुछ तफ्तीश में पेशरफ्त हुई कि भाई इतनी सिक्योर्ड जगह पे ये दहशतगर्द बारूद से भरी जैकेट, बारूद से भरा मवाद लेकर पहुंचा कैसे? कोई CCTV फुटेज है इसकी? कोई शक्ल की आइडेंटिफिकेशन हो सकी? कोई थंब इम्प्रेशन मिल सका?
اس میں دیکھیں جب یہ دھماکہ ہوا شروع میں تو یہ کہا جاتا ہے یہ خودکش ہے، تاہم ابھی تک جو تحقیقاتی ادارے جو تحقیق کر رہے ہیں سب سے اہم جو چیز وہ یہی ہے کہ یہ ریڈ زون ایریا، یہاں جب انٹر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے باقاعدہ ان کی چیکنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، ایون گاڑیوں کو بھی چیک کرنے کے بعد ہی اندر چھوڑا جاتا ہے۔ کل وزیر اعظم نے گزشتہ روز جب یہاں کا دورہ کیا اور یہ خیبر روڈ جو جہاں پر پولیس لائنز کا جو مین گیٹ ہے یہاں پر انہوں نے اس کو آئی جی خیبر پختونخوا سے بازپرس بھی کی کہ ایسی جگہ پہ خودکش کیسے یا حملہ آور اندر کیسے جا سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ یہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے، ریڈ زون ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے یہاں پر، مختلف راستے گورنر ہاؤس ہے یہاں پر، مختلف اساسی اداروں کے دفاتر ہیں، سیکریٹریٹ ہے، تو وزیر اعظم نے بھی اس پر بہت زیادہ بازپرس کی ہے آئی جی خیبر پختونخوا سے۔ اب اگر ہم بات کریں گے کہ آیا اب تک کیا سراغ، تو ابھی پولیس جو ہے وہ صحیح طور پہ یہ نہیں بتا پا رہی کہ دھماکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، مختلف قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ خودکش بھی ہو سکتا ہے، اور جو آئی جی خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو جو ایک جواب دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ حملہ آور کیسے اندر داخل ہوا، تو ان کا یہ جواب تھا کہ حملہ آور ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ہی موجود ہو اور کئی دن سے یہاں رہ رہا ہو اور وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہو۔ تو ایک ہی سوال ہے کہ آیا جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ اس قدر بے خبر ہیں کہ ایک خودکش ہے یا حملہ آور ہے جو وہ اس ایسے ریڈ زون ایریا میں آ جاتا ہے، چاہے وہ 1-2 دن پہلے آیا تھا تو وہ اندر کیسے داخل ہو گیا، اور یہ آئی جی کا جو جواب ہے وزیر اعظم کو شاید وہ مطمئن بھی نہیں کر پائے آئی جی صاحب کے اندر جو ہے وہ بندہ یہاں پر رہ رہا تھا، اس نے پلان کیا تھا۔ اس کے تو اور بھی زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اگر ایسا ہی ہو تو اس میں تو وہ رہ کیسے رہا تھا، اس کے بعد اتنا زیادہ مٹیریل ایکسپلوسیو اس کے پاس کیسے پہنچایا گیا، یہ بڑا ڈیفینیٹلی کوارڈینیٹڈ ایکٹ ہے۔ نادیہ یہ بتائیں، جو پورا رات کا سرچ آپریشن بھی چل رہا ہے، ریسکیو بھی ہو رہا ہے، کس طرح مینیج کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا فگر، اتنے 100 کی تعداد سے لوگ وہاں تھے، کیا آوازیں سن رہے ہیں جس ایریا سے آواز آ رہی ہو، یا پھر پورے اس ایریا کو کلیئر کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو ریسکیو ادارے تھے حکومت کی طرف سے جو سننے کو مل رہا تھا وہ یہی تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملبے تلے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ ہم ان کی جانیں بچائیں، اور اس میں بہت زیادہ جدید آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، چونکہ لینٹر گرا ہے تو مختلف جگہ سے اس میں ہول کیے گئے ہیں، سوراخ کیے گئے ہیں، تاکہ اور اندر جو جدید آلات کے ذریعے ان سے مدد لی جا رہی ہے کہ آیا جو اندر کچھ حرکت ہے، کسی قسم کی اگر کسی میں جان ہے اور اس کی آواز ان کو سننے کو ملتی ہے یا کسی قسم کی ایسی سانس لینے کی آواز، تو وہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ پاک فوج بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، بہت سے ریسکیو ادارے ہیں، حکومت کی طرف سے بہت جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب تک جو ہم بتا رہے ہیں کہ 83 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور اس کو کنفرم کیا اسپتال نے، لیکن ابھی بھی جو ملبے تلے جو لوگ ہیں ان کو یقیناً بہت زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں، پوری رات گزر چکی ہے، زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، تاہم پھر بھی امید پر دنیا قائم ہے، اور یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں جن کے پیارے ہیں جو لاپتہ ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ جو ملبے تلے جو لوگ ہیں وہ کسی طرح باہر نکلیں تو بحفاظت ان کو نکال لیا جائے۔ آخر وقت تک ان کی امید ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ ہمارے جو پیارے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں کوئی تو مسنگ ان کو پرسنز کی لسٹ جاری ہوئی ہے تاکہ حساب لگایا جا سکے، اندازہ ہو سکے کہ 83 تو شہید ہو گئے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں۔ کچھ بتایا جا رہا ہے کہ مزید ملبے میں سے 10 لوگوں کے نکلنے کا امکان ہے، اور کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا سینسر جو یہ بتا سکے کہ ان یہ جو نیچے دبے ہوئے افراد ہیں ان میں اگر کوئی زندہ ہے، کوئی زخمی ہے اور وہ بچ سکتا ہے سو اسے پہلے ریسکیو کیا جا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سینسرز مختلف لگائے گئے ہیں اور چیک کیے جا رہے ہیں کہ آیا کسی میں اگر جان ہے، کوئی سانس لے رہا ہے، تو کوشش یہ کی جائے گی، پرائرٹی یہ ہوگی کہ اس کو بحفاظت باہر نکالا جائے۔ تاہم اس میں بھی اتنی کوئی خاص ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ ملبے کے تلے جو لوگ دبے ہوئے ہیں، اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ تعداد بڑھ سکتی ہے، چونکہ یہ مسجد نماز کا وقت تھا اور بہت سارے جو ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تھے، تو ابھی یہ کہنا کہ اندر کتنے افراد تھے، 350 سے 400 افراد نمازیوں کی یہاں گنجائش ہے۔ تو میڈیا پر بھی بہت زیادہ پابندی ابھی لگائی گئی ہے، بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو باہر ہیں، چونکہ میں اندر ہوں تو مجھے اجازت مل گئی کہ میں یہاں کام کر سکوں، لیکن جو باہر سے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔
नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर रिपोर्टिंग, फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। और बहुत सी चीज़ें इसमें दिमाग में आ रही हैं अब्दुल्ला, ख़ासतौर पे जो मशीनरी की बात हो रही है जो शिफ्ट कर रही है रबल में से, उसमें यही कहा जाता है कि वक्फे के बाद उस सारी मशीनरी को बंद किया जाता है, खामोशी की जाती है ताकि आवाज़ आ सके कि अगर कोई है ज़िंदा जिसको रेस्क्यू किया जा सकता है तो वो सुनने के लिए भी बड़ा स्ट्रेटिजिकली ये मिशन जो होता है इसको किया जाता है। हमें ज्वाइन किया साबिक तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर मोहम्मद सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, पेशावर धमाके ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है और साफ नज़र आ रहा है कि मुल्क में दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है अब वो डेफिनेटली आ चुकी है। ऑफ कोर्स इससे पहले भी 2-4 धमाके हमने देखे हैं। ऐसे में तो हुकाम और पुलिस वगैरह को हाई अलर्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं सिक्योरिटी लैप्स यकीनन हुआ है? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़यात में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी वाक़या होता है उसमें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यकीनन कहीं ना कहीं कोई लैप्स होता है, कहीं ना कहीं कोई कोताही हो जाती है जिसकी वजह से दहशतगर्दों को अपना काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि क्या ये मुमकिन है कि 100% तदारक और जो है वो प्रिवेंशन की जा सके इस तरह के वाक़यात की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तवक्को करना भी दुनिया की किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से कि वो 100% वाक़यात को रोके, तो मैं समझता हूँ ये भी एक सही बात नहीं है, दुरुस्त तरीका नहीं है, क्योंकि इसराइल जैसा मुल्क हो गया, बरतानिया जैसा मुल्क हो गया, अमेरिका जैसे मुल्क में भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जहाँ की पुलिस बज़ाहिर या सिक्योरिटी इदारे हमारी नुक्ते नज़र से बहुत मुस्ताद और बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड और कैपेसिटी के लिहाज से बहुत बेहतर होते हैं, वहाँ पे भी हो जाता है। तो एक तो इस चीज़ पे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में तफ्तीश में रोशनी डाली जा सकेगी। जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि किस तरह से इसको मौका मिला अंदर आने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप इसको इस तरह से देखें कि दहशतगर्दी की ताज़ा लहर, तो इसको मैं ताज़ा लहर इसलिए नहीं कहूँगा कि ये वाक़यात तो तवातर के साथ कुछ अरसे से हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं, ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इनका, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। पंजाब में भी हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हुए। तो वाक़यात तो उसी सिलसिले की कड़ी हैं और उसके मुहर्रकात इतने गहरे हैं हमारे इस खित्ते में, इस रीजन में, कि जिनको मुकम्मल तौर पर इनका कला कमा करना, इनकी बेखुनी करना, इनको बुनियाद से उखाड़ना, इनकी वजूहात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, ये तो मेरे ख्याल में इस पर तो वक्त भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और इतना आसान काम नहीं है। अलबत्ता वक्ती तौर पर इनको मैनेज और कंट्रोल वक्तन फ़वक्तन किया गया है। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का विड्रॉल हुआ तो वहाँ पर भी हुकूमत की ग्रिप कमज़ोर हुई और वो अनासर जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, उन पर अफगानिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है उनकी ग्रिप कमज़ोर हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़यात शायद मुस्तक़बिल में ऐसे होते रहेंगे जब तक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पर आकर इसको मुकम्मल तौर पर एक जामे पॉलिसी के तहत ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अच्छा बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ठीक होनी चाहिए, पुलिस के पास बेहतर साजो सामान होना चाहिए, मतलब 10 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं, पुलिस की इस्तेदाद का मसला है, तो ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट एक दिहाई से अब इस सूबे पर बरसर इक़्तिदार है। देखें, दो बातें मैं आपको बताऊं। एक तो बात हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आइन के हदूद के तहत और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का जो सेक्शन वो जो है, जो सिस्टम है, उसमें सूबे के अंदर अमन और अमान की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है और सूबाई हुकूमत के पास पुलिस ही एक वाहिद इदारा है जिसके जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करती है। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल का ताल्लुक है, दहशतगर्दी हमारे कौमी सलामती का इशू है। ये इसको आप लॉ एंड ऑर्डर के एनक से नहीं देख सकते और देखेंगे तो गलत करेंगे। इसके लिए बहुत जामे और बड़े लेवल पर वसाइल दरकार होते हैं और तरीकाकार होना चाहिए उसके लिए वजह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे हैं ये पुलिस के कंट्रोल करने के वैसे भी नहीं है, इसको रियासती सतह पर और कौमी सतह पर इनको हैंडल करना चाहिए। मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, पुलिस को असला भी देना चाहिए, पुलिस को आलात भी देने चाहिए, इनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन
पुलिस चूंकि सूबे की मातहत है, पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा में जब तक हमारी हुकूमत थी 5 अरब रुपए का बजट हमने सिर्फ CTD के लिए मुख्तस किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए, कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स है, वो इनके तदारक के लिए इकदाम करे। लेकिन उसमें से हमने उनको 1 अरब रुपए का बजट रिलीज कर दिया, बाकी 4 इसलिए नहीं कर सके कि मरकजी हुकूमत ने जो हमारे पैसे देने थे, जो हमारे वाजिबात देने थे, वो देने से इनकार कर रहे थे। अभी तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 200 अरब रुपए से ज्यादा के वाजिबात वफाकी हुकूमत के जिम्मे है। वफाकी हुकूमत तावन नहीं कर रही थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, बल्कि यहाँ पर दहशत गर्दी का होने वाला हर वाकया उसका वो मजाक उड़ाया जाए की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते थे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए बयानात देने लग जाते थे। तो ये वजह है कि पुलिस को या सूबाई जो इदारे हैं हुकूमत के, उनको इसलिए मजबूत नहीं किया जा सका या वो ज्यादा कैपेसिटी उनकी नहीं बढ़ाई जा सकी कि हमें फंडिंग का मसला था, लेकिन उसके बावजूद हमारे अपने जो वसाइल थे उनके मुताबिक हमने कोशिश की है। अच्छा बैरिस्टर साहब, चलें आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि इन हालात में ये तो मुमकिन नहीं रहा कि आप सारे जो हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें या फिर एक दूसरे पर उंगली उठाते रहें, जो कि लिटरली लगता है पिछले 1-1.5 साल से यही हो रहा था। और दहशत गर्दी का आप हाल देखें किस लेवल पे पहुंच गए हैं। अगर सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ किसी बड़ी फैसला कुन कार्रवाई का फैसला होता है तो क्या तहरीक इंसाफ इस अमल का भरपूर साथ देने के लिए दस्तयाब होगी? क्या तैयार होंगे कि वी आर विद यू? जी, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, दहशत गर्दी के खिलाफ हमने बिल्कुल सफ़े अव्वल में खड़े होकर जदोजहद की भी है और उसकी हिमायत भी की है। हम फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फौज के एंड पे बिल्कुल नहीं है। फौज आज भी फ्रंट लाइन पर मुल्क का दिफा कर रही है, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है। और अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में शहीद होने वाले एहलकारों को देखें तो शायद सबसे ज्यादा तादाद फौज की है और उसके बाद पुलिस की तादाद है जो शहीद हुए हैं इन्हीं दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए। तो ये तो बिल्कुल ही एक क्लियर सी बात है कि फौज तो अपने तौर पर लड़ रही है, लेकिन फौज पॉलिसी लेवल पे फैसले नहीं करती। वो फैसले सियासी लोगों को करने होते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को करने होते हैं। और पॉलिटिकल जो है उनके मौजूदा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मुझे तो नहीं नजर आता कि इनके अंदर ये सलाहियत है कि वो बड़े लेवल पर सीरियस फैसले करें। इनसे तो $1 नहीं कंट्रोल हो रहा, तो महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, तो ये इतने कौमी सलामती के इशूज पे क्या बात करेंगे। और इन्होंने अब तक जितने भी इकदाम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम किए हैं, संजीदा और गहराई में जाके डीप रूटेड स्टेप्स नहीं लिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर जरूरत है इस बात की कि पाकिस्तान में अमन कायम किया जाए और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, तो फिर फौज को बाकायदा जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदारी चाहिए कि वो फौज को गाइड भी करे, फौज की निगरानी भी करे। और फौज ऑलरेडी पाकिस्तान की फौज भी और सूबों की पुलिस भी वो इस जंग के लिए तैयार है, कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में अगर लाशें गिरी हैं तो पुलिस वालों की गिरी हैं। वैसे साहब फौज के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है ये तो हमने आपसे पूछा ही नहीं था। पता नहीं आप लोग क्यों इतने डिफेंसिव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में आ जाते हैं इस टॉपिक पे बात करते हुए। खैर आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया तो ये आपकी अपनी सवाबदीद है। अब ये बता दीजिए कि अमन और अमान का मसला है, इलेक्शन सीज़न आ गया है, एहतियात का तकाजा ये है कि सियासी सरगर्मियाँ भी ज़रा कुछ एहतियात के साथ की जाएँ। आप लोगों ने कोई पॉलिसी तरतीब दी है इस सिलसिले में? देखें, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो सियासत तो पाकिस्तान में जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अमन अमान की सूरत हाल यकीनन मखदूश है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में कोई तारीख में पहली बार मखदूश नहीं हुई। इससे पहले भी पाकिस्तान में ये मसाइल चलते रहे। आपको पता है 2007 का जो साल था, 2007 और 2008 में बहुत बड़े बड़े वाक़यात दहशत गर्दी के हुए। लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी गई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया और लड़ाई शुरू की। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का वाक़या 27 दिसंबर को हुआ 2007 में। लेकिन उसके बावजूद सियासी सरगर्मी चलती रही। उसके बावजूद 2008 फरवरी में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। सूबों में भी यही मसाइल थे, वहाँ पर भी इलेक्शन हुए और ANP की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनी। तो मैं ये नहीं समझता कि इस किस्म के मसाइल को बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहेगा। बाकी रियासत की जिम्मेदारी है कि दहशत गर्दी को खत्म करे, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करे। वो रियासती इदारे करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए।
शुक्रिया आपका। बेस्ट सैफ हमारे साथ मौजूद बहुत थे। शुक्रिया। लेकिन वो पॉलिटिकल प्रोसेस की जब हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं ना, तो वो प्रोसेस ना तो आगे जाता है, वो एक लड़ाइयों में एक आई एम सॉरी एक फेस्टर होती रहती है चीज़, और उसके इर्द गिर्द ये दहशतगर्दी जो होती है वो ज़्यादा जमना स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा केसेस आप इंसिडेंट्स ऐसे देखना स्टार्ट हो जाते हैं। इट गोज़ हैंड इन हैंड। अगर हमारी हिस्ट्री भी निकाली जाए, जब लीडरशिप वीक होती है या अपनी लड़ाइयों में पड़ी होती है, तो ये सब कुछ हो रहा होता है ऑन द बॉर्डर लाइन। This is what we are seeing. We have been seeing this for many years now. United we stand, divided we fall. और ये तो सुना ही होगा ना सब। डिवीजन तो यही हो नजर रहा आ ही है। रही। इट्स हाई टाइम कि हम अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बदलें हैं, और इस सिलसिले में शऊर देना, आगाही देना भी बड़ा ज़रूरी है। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया है जहाँ मसनूई जहरीली चिकनाई के इस्तेमाल से दिल की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। यहाँ तक कि नौजवानों की ज़िंदगियाँ भी दाव पर लगी हैं। हार्ट अटैक से अमवात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी आलमी इदारे सेहत से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि जहरीली चिकनाई के इस्तेमाल का रास्ता हर सूरत रोका जाए। लेकिन हमें नहीं पता एज ए लेमैन टॉक्सिक फैट की हम बात कर रहे हैं, हम किस किस चीज़ में जहरीली चिकनाई कंज्यूम कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल। अच्छा, ये ट्रांस चिकनाई जो है आमतौर पर डब्बा पैक खुराक जो सील्ड होते हैं, कैंड होते हैं, बेकरी, बिल्कुल बेकरी मसनूआत, कुकिंग ऑयल जो कि 36,000 दफ़ा बार बार यूज़ होता है, उसको भी बीच में डाल लें। का अल्टरनेटिव क्या है या किस तरह का कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, हम उस पर भी हम बात करेंगे। मार्जरीन के बारे में तो खैर बहुत सी दुनिया पहले भी कहती है, और दीगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल में पाई जाती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। टॉक्सिक ऑयल जो है, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में जहरीली चिकनाई के इस्तेमाल से तकरीबन 5 लाख अफराद अमराज कल्ब में मुब्तला होकर नागहानी अमवात का शिकार हो जाते हैं। ये हार्ट डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, भूटान, एक्वाडोर, इजिप्ट, ईरान, नेपाल और जनूबी कोरिया जो है ये शामिल मुल्क हैं, और ऑब्वियसली हम भी हैं। और ये वो ममालिक हैं जहाँ खुराक से ट्रांस चिकनाई के खात्मे के लिए मौसर पॉलिसी का फुकदान पाया जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें भी मुकम्मल आगाही नहीं है कि ट्रांस चिकनाई का खात्मा हमें अपनी खुराक में से कैसे करना है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सबसे पहले जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझाइए जो कि मोमिन खुसूसी बराए सेहत हैं, कि ट्रांस चिकनाई से क्या मुराद है, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि अगर तेल में खाना नहीं बनाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा तो खाना ही तेल में बनते हैं, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है जी कि चिकनाई जो है वैसे तो इंसान की जो खुराक है उसका एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन उसमें 2 तरह की चिकनाइयाँ हैं। कुछ फ़ायदेमंद हैं और कुछ इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। और तहकीक के बाद, साल की तहकीक के बाद ये अब पता लगा है कि जो नुकसानदेह चिकनाइयाँ हैं उनकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उसका जो मूजब है वो ये जहरीली, आप जिसे जहरीली चिकनाई कह रहे हैं, वो है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अगर हम बीमारियों के तनासुब से देखें, या जैसे हम, ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, प्री मैच्योर डेथ, यानी कि ऐसी अमवात के जिनको बचाया जा सकता था लेकिन हमने वो इक़दाम ना किए और लोग जो थे वो मर गए। उसकी वो जो प्री मैच्योर डेथ्स के जो कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में, वो नौमौलूद बच्चों में एक डेथ होती है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और एडल्ट्स के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि अमराज़ कल्ब जिन्हें आप कह सकते हैं। अब जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि अमराज़ कल्ब किन किन वजूहात की वजह से होते हैं, तो उनमें ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट्स जिनको कहते हैं, या जिन्हें आप जहरीली चिकनाई कह रहे हैं, ये उसका नंबर 1 कॉज है। अच्छा, अब ये किस तरह पता लगे कि हम कौन सी चिकनाई खा रहे हैं, तो वो उनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है जी। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान में जिस तरह आपने खुद फरमाया अपने आदाद-ओ-शुमार में कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ ये सबसे ज़्यादा जहरीली चिकनाई हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है।
अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, और इसका पहले सबसे पहले ये कि इसका पता कैसे चलाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो आप लोग हैं, जो आपके नाजरीन और सामीन हैं, उनके लिए समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो बनास्पति घी है इसको हमें अपनी खुराक से खारिज करने की ज़रूरत है कम्प्लीटली। आलमी दायरा सेहत जो है वो ये कहता है कि वो दो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं मुल्कों के लिए। एक ये है कि इसकी तादाद इतनी कम कर दी जाए अपनी चिकनाई में कि वो ना होने के बराबर हो, यानी कि हर 100 ग्राम जो फैट हम इस्तेमाल करते हैं या घी या ऑयल इस्तेमाल चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, अगर 100 ग्राम हम इस्तेमाल करें तो उसमें 2 ग्राम से ज़्यादा ये ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड्स का सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारी खुराक में पाकिस्तान के अंदर वो बनास्पति घी है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम घी की बजाय ऑयल्स इस्तेमाल करें, और ऑयल्स में भी वो ऑयल्स इस्तेमाल करें जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। अच्छा, इसमें फौरन कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि क्या जी देसी घी भी हमें बंद कर देना चाहिए या सिर्फ सवाल जहन में ही था बिल्कुल कि देसी घी या एनिमल से जो फैट डिराइव्ड है वो हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक। हाँ, मुझे पता था यही सवाल होगा, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो जो है वो देसी घी को ताकत का मंबा समझता है और वो खूब इस्तेमाल करते हैं उसको। तो कहने का मकसद ये है कि जो बनास्पति घी सिंथेटिकली बनता है, जो इंडस्ट्री में बनता है, जिसे हम एक देसी घी है और इसे आप वलायती घी कह लें, तो जो वलायती घी है इसको अपनी खुराक से बिल्कुल खारिज करने की ज़रूरत है। ये दरअसल इसमें ये वो जहरीली चिकनाई है जिसका ये ज़रिया है। जो देसी घी है ये चूँकि डाइटरी इसका सोर्स इसका जो सोर्स है वो चूँकि दूध है और जो हमारी ये जो एनिमल फैट के ज़रिए ये हासिल होता है, तो ये ख़तरनाक नहीं है उतना जितना कि इंडस्ट्रियल घी है। तो देसी घी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डब्बों में बंद घी हमारे यहाँ आता है इसको बहुत सारे मुल्कों ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है, और पाकिस्तान को भी अब इसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल में भी कोई है ऐसा कि हम ये वेजिटेबल ऑयल अवॉइड करें, ये ट्रांस फैट पर मुश्तमिल हैं, या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि फिर ज़रा आसान हो जाता है ना समझना मामले। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे जब अब आधे पाकिस्तान का सुबह शुरू नहीं होती जब तक एक पराठा ना हो और वो भी घी में तला ना हो, तो ये तो हमारी खुराक, ये तो हमारा बेसिक स्टेपल फूड है, तो ये मुश्किल है इसको आउट करना। हाँ जी, आउट करना मुश्किल है, लेकिन कम करना तो मुश्किल नहीं है। तो इसको बतदरीज हमें कम करना चाहिए। पराठा जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी ऑयल में बना हो। अगर खाना ही है, अगर गुजारा नहीं होता तो बहुत कम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करके उसको बनाया जाए। पाकिस्तान, अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो ये बड़े शहरों में तो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बनाए हुए हैं और उनके ऊपर कुछ किसी हद तक अमल भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गाँवों की तरफ जाते हैं या छोटे शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे किसी किस्म के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती। पाकिस्तान में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गो के लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन फिर उसकी इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। यानी मैंने आपको बताया कि एडल्ट्स में प्री मैच्योर डेथ्स का सबसे बड़ा कॉज जो है वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। और एक्चुअली इन रीसेंट टाइम्स हम सुन भी रहे हैं, लिटरली 30s लेट 30s के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। बड़े शहरों के बाद हमारे ऐसे ब्रांड्स आपको मिलेंगे घी तेल के जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अगर बाहर भी जब हम खाना कभी खरीद लें जी, पकौड़े, समोसे, इस किस्म की चीज़ें, वो तेल शक्ल से ही नज़र आ रहा होता है कि वो ऑलमोस्ट डीजल बन चुका है। तो कोई ऐसा कोई फिगर भी आप हमें दे सकते हैं कि घरों में अगर तेल इस्तेमाल होता है और नेचुरली एक दफ़ा इस्तेमाल होकर फेंका नहीं जाता, तो बचा लेते हैं लोग। बचा लेते हैं, ऑफ कोर्स, मतलब हर कोई बचा लेता है, तो कितनी बार उसको रीयूज़ किया जा सकता है या फिर रीयूज़ करना ही नहीं चाहिए? असूली तौर पे तो जी रीयूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल हैं लोगों के, तो मेरा हाल है 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेने के बाद उसे मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
اچھا، میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ بناسپتی گھی جو ہے اس کا سب سے بڑا سورس ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں بناسپتی گھی کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ان چیزوں کو آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں، اور جس طرح آپ خود بھی بتا رہی تھی پہلے کہ ہمارے ہاں یہ جو بیکری کی چیزیں ہیں جن میں گھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے پکوڑوں کا ذکر کیا، مارجرین، پھر چکنائیاں، جو بازاری چیزیں ہیں جن کے اندر چکنائی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فوڈ لیبلنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلانی بیکری نے مثلاً یہ جو کیک رس بنایا ہے اور جس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں وہ چکناہٹ لگ جاتی ہے، اس میں آئل استعمال ہوا ہے، کوئی اچھا آئل استعمال ہوا ہے یا اس میں بناسپتی گھی استعمال ہوا ہے. تو چونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے بہترین اسٹریٹجی یہ ہے، بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھائیں نہ، ان کو استعمال نہ کریں. یقیناً اس کا بہت بڑا اثر ہوگا ان انڈسٹریز کے اوپر، ان دکانداروں کے اوپر اور ان بیکریز کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب، بریفلی ویسے تو آپ نے کلیئر کر دیا دیسی گھی ہم پھر بھی کنزیوم کر سکتے ہیں، بٹر از آلسو اوکے ٹو کنزیوم؟ ہاں جی، اس کی بھی چونکہ ڈیری سورس ہے، اس کا بھی اینیمل سورس ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مناسب مقدار میں. اچھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. ڈاکٹر ظفر مرزا، سابق معاون خصوصی صحت. ایک چیز اور جو کی جا سکتی ہے پاکستان میں، باہر آپ دیکھیں ملکوں میں جس طرح بیکری آئٹمس کی بات ہو رہی ہے، وہاں وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں نو ٹرانس فیٹ، لٹرلی ڈبوں پہ کینڈ فوڈز میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو وین یو ریڈ اٹ، کتنی بار ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ کافی عرصے سے پتا تھا ٹرانس فیٹ از ناٹ گڈ، تو ان پہ ایکچولی اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے نو ٹرانس فیٹ. کاش کہ ہم بھی یہ کچھ انڈیکیشنز دے دیں تو لوگوں کو اویئرنس زیادہ ہو، لیکن دیٹس این آئیڈیا. اچھا، ویسے ہماری یہاں جو امپورٹ بین اور یہ ساری چیزوں میں نا، ابھی آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ ایک اچھی ہماری ہوم انڈسٹری جنریٹ ہو رہی ہے ان چیزوں کی، جو کہ کل میں نے ایک برانڈ دیکھا کریم چیز کا. سو یو نو بہت سارے لوگ چیز تو کووڈ کے زمانے میں جب بہت سی چیزیں نہیں آ رہی تھیں تو چیز اور ڈیری پروڈکٹس ہماری کافی بننا شروع ہو گئی ہیں، اور لاک ڈاؤن کے زمانے ان پہ تفصیل بھی لکھی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اب لوکل آلٹرنیٹیوز بڑے انٹرنیشنل برانڈز کے موجود ہیں. خیر اینی ہاؤ، یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھی اتنے ہی مہنگے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے، چیز تو بہت مہنگا ہے اور ابھی تک چیزیں بہت مہنگی ہیں. وی کی ناٹ گیٹ اوور کہ پشاور میں جو کل ہوا ہے دھماکہ، خاص طور پہ جو فگرز ہیں، تابوت پڑے ہوئے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل کے وہ مناظر ہیں، پاکستان کے پرچم میں لپٹے ہوئے، ان کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں. وہ تصویر آپ کے دل و دماغ میں نقش ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس افریت سے ایک مرتبہ پھر نبرد آزما ہیں، ہم کس چیلنج کے سامنے ایک مرتبہ پھر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا یا ہمیں خدشہ نہیں تھا، یا پشاور میں مختلف لوگوں کو بھتے کی پرچیاں نہیں آ رہی تھیں، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، یا پہلی دفعہ دشمن ہمارے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دشمن اس سے پہلے ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں، ہماری عورتوں، ہماری مسجدوں، ہمارے بازاروں، ہماری درگاہوں، ہر جگہ ہمیں نشانہ بنا چکا ہے. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ دشمن سیٹل ہو جائے، یہ امن و امان سے ہمارے ملک میں رہنا شروع کر دے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے. مطلب آفٹر دی ڈیوسٹیشن اگر ہم پچھلے بہت سے سالوں میں دیکھتے رہیں اور اس کے بعد انکریز ہو جاتا ہے کبھی کبھار نمبر تو خیر انکریز ہو ہی رہے ہوتے ہیں، انسیڈنٹس انکریز ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی جب ایسی بات بھی اٹھتی ہے نا کہ جی مذاکرات کر رہے ہیں، they will give up their arms اور ان کو ری سیٹل کیا جائے گا ہمارے ہی بیچ میں، عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنا اٹس گڈ ٹو بی پازیٹیو اینڈ آپٹمسٹک، لیکن بے وقوفی بھی نہ کی جائے کہ آپ کس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور انیشلی ظاہر ہے کوئی اس بات کو نیگیٹ نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر ہے سبھی چاہتے ہیں کہ جب آپریشن ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے فوجی جوان افسران شہید ہوتے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. چاہتے تو ان دی گرینڈ اسکیم آف تھنگس چاہتے سب یہی ہے نا کہ چیزیں امن و امان سے مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں، لیکن کتنی مرتبہ کوشش کی جا چکی ہے. اور یہ بھی تو
کہا گیا ہے نا کہ ایک دفعہ کا ڈسا ہوا دوبارہ اسی سانپ سے نہیں ڈسا جاتا. مطلب اور اگر ڈسا جائے اور اگر آپ اپنے آپ کو آفر ہی کر دیں تو بے وقوفی تو آپ ہی کی ہوئی نا, اس کی تو نیچر میں ہے جو اس نے کرنا ہے. تو دیز تھنگس they need to be seen now, they need to be recognized. اور اب جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی کیا جائے, جو بھی پالیسی جو بھی اختیار کی جائے, اس میں کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بہت سے سکولز آف تھاٹ, بہت سے مائنڈز, بہت سے اوپینینز آنا ضروری ہے. کوئی ون سائیڈڈ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو سکتی. اینڈ آلسو ہم نے یہ بھی دیکھ کے کر لیا ہے کہ جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے, جب ری سیٹلمنٹ کی بات کی جائے, جب کوئی سیز فائر پہ آمادہ ہو جائے تو وہ لٹرلی کچھ ہفتوں کی بات ہوتی ہے. And we have seen this time and again. ہمیشہ اس ٹائم کو لیوریج کے طور پر ہمارا دشمن جو ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتا ہے. اور وہ جو مذاکرات کا ٹائم ہوتا ہے نا, جس میں اپیرنٹلی وہ تو آپ کے منہ کے اوپر مذاکرات کر رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے اپنی صف بندی کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک نئی کارروائی کرتا ہے. اینڈ اٹس ہائی ٹائم. مطلب اگلا اگر آپ کو بے وقوف بنا رہا ہو تو وہ تو بنا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ بنتے چلے جا رہے ہو. یہ بھی تو ایک بات ہے نا سوچنے والی کہ کتنی بار. اب آپ کو پتہ ہی ہے پشاور میں پولیس لائن میں مسجد میں نماز کے دوران, جماعت کے دوران 88 افراد کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو لیٹسٹ فگر ہیں شہید کیا جا چکا ہے. اور ذمہ داری کس نے قبول کی؟ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے. اور وہ اپنی طرف سے کس لیے کرتے ہیں سبھی کو پتہ ہے ان کی ریزننگ. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ بھی ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی نے 23 جنوری کو پیغام پاکستان میثاق وحدت کے اجتماع سے خطاب کیا تھا, اور اس اجتماع میں اعادہ کیا تھا انہوں نے کہ پاکستان ایک مسلمان ریاست ہے. پاکستان کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس بات کو ری ایشور کیا گیا تھا, اس بات کو لوگوں کو بتایا گیا تھا, دہرایا گیا تھا. پاکستان کا دستور ایسا ہے جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں پایا جاتا. پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی مسلح کارروائی کھلی بغاوت ہے, ٹریزن ہے. یہ مفتی تقی عثمانی کے خطاب سے ہم پوائنٹرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ابھی لٹرلی ایک ہفتے پہلے ہوا ہے. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ناجائز اور حرام ہے. یہ ورڈز جو ہیں, چوائس آف ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کے علماء پاکستان کے خلاف کسی مسلح کارروائی کی تائید نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ جب بھی کوئی منطق, کوئی جسٹیفیکیشن دی جائے, جو بھی ہو, یہ یاد رہے کہ علماء نے مل کے کس چیز کی ایک ڈیسیجن میکنگ, کس چیز کے بارے میں پیغام دیا ہوا ہے کہ یہ ایکچولی حرام ہے. اور مفتی تقی عثمانی نے کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی سے ہونے والے ملاقات کا حوالہ دیا تھا. براہ راست یہ ملاقات تھی, کسی کے تھرو ملاقات نہیں تھی. اور انہوں نے کہا تھا نور ولی سے کہ آپ حضرات نے 20 سال تک اسلحہ اٹھایا, بچوں عورتوں علماء کو بھی نہیں بخشا. آپ بتائیں کہ 20 سال کی اس جدوجہد میں کوئی ادنا سی تبدیلی بھی آئی؟ آپ کیوں مصر ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بندوق اٹھائے رکھتے ہیں؟ میری گفتگو کے بعد نور ولی اور ان کے رفقا نے کہا آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. مجھے یاد ہے نور ولی نے اس کے بعد کہا تھا ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. یہ مفتی تقی عثمانی ری ایٹریٹ کر رہے ہیں, اپنی ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں جس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی ان کو کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ ہم اب ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. یہ پڑی ہوئی ہیں ساری کنفرمیشن, ساری تصدیقیں, سارے وعید. اچھا, نور ولی نے علماء سے رہنمائی کے لیے جو بیان جاری کیا وہ رہنمائی فراہم کی جا چکی ہے. نور ولی سے براہ راست گفتگو ہوئی جس میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. مفتی تقی عثمانی اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ بات چیت تھی. نور ولی کے علماء سے رہنمائی کے مطالبے سے حیران ہوں. بے شک ہم نے امریکہ اور روس کے خلاف جہاد کے فتوے دیے اور اب قائل ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی کوئی کوشش جائز نہیں ہے. دیکھیں اب وہ کوشش والی بات نہیں رہی کہ نہیں کرنے دیں گے. کبھی بہت ایسے ہم نے کل سنے ہیں پیغامات کہ جی پاکستان کی سرزمین پر اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے اٹیکس نہیں ہونے دیں گے. کوئی انتظار میں نہیں بیٹھا, آپ سے کوئی اجازت نہیں لے رہا, نمبر 1. نمبر 2, ہم بڑے تیار رہتے ہیں اکراس دا بارڈر, کوئی ہمیں دھمکی بھی دے, اٹیک تو خیر بہت دور کی بات ہے, اور ایک خوف زدہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے بارڈرنگ کنٹریز کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم بڑے ویل ایکوپڈ ہیں.
لیکن یہ کس قسم کا مینس ہے, یہ کس قسم کی ٹیررزم ہے جو کہ لگتا ہے کبھی کبھار کہ ہم ہینڈل کر نہیں پا رہے, کرنا چاہتے نہیں ہیں. کوشش بھی تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے ان دا پاسٹ, ہم نے ہوتے ہوئے سکسیس بھی دیکھے, لیکن بار بار مڑ کے وہی چیز ہونا, کہیں تو کوئی رکاوٹ ہے, کوئی چیز تو ہے جو ان کو پھر بھی امبولڈن کر دیتی ہے, ان ٹیررسٹ کو, ان دہشت گردوں کو, کہ وہ آ کے دندناتے پھرتے. جس طرح یہ کہنا کہ ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ شاید وہ ادھر ہی رہ رہے تھے. کل ہم جو پشاور کی بات کر رہے ہیں, پولیس لائنز میں کس طرح اندر آئے, وہ سارا ایکسپلوسو مٹیریل مواد کس طرح آیا, پھر سوچا جا رہا ہے کہ وہ شاید ادھر ہی تھے, کہیں سے آئے بھی نہیں ہیں. تو یہ بڑی کنفیوزنگ باتیں ہیں. مفتی تقی عثمانی نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کے مغالطے سے جتنا جلدی باہر نکل آئیں بہتر ہے. پاکستان اپنے دستور کے مطابق ایک مسلمان ریاست ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. اور مزید برآں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی فتوے میں کہا تھا کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کی سطح پر کیا جا سکتا ہے, انڈیویجول حیثیت میں یا کسی گروہ کی حیثیت پہ نہیں کیا جا سکتا. سیکیورٹی امور کی تجزیہ کار ڈائریکٹر پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. رانا صاحب, پاکستان میں دہشت گردی کی اب کیا کہیں, پہلے بھتے کی پرچیاں آ رہی تھیں, اب دھماکے بھی ہو رہے ہیں, اب کوئی شک باقی نہیں ہے کہ یہ ویو آ چکی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اس فتنے کو ختم کرتے ہیں, یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے, ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ جی, یہ بالکل بھی دہشت گردی کی لہر تھمی نہیں تھی, بلکہ اس میں کچھ شدت میں کمی واقع ہوئی تھی, اور یہ مسلسل واقعات چلتے رہے ہیں. لیکن گزشتہ سال جو ہے اس میں ایک دم سے تیزی دیکھنے میں آئی, اور جنوری کے اندر بھی یہی رجحان نظر آ رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی تھی افغان طالبان سے کہ ان کے آنے کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, اور اسی کے لیے ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا. لیکن یہ جو پالیسی ہے اسی کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا, اب یہ بات تھوڑا سا میرا خیال ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا پیشنس بھی اب کھوتی جا رہی ہے, کیونکہ حکومت سمجھتی ہے, بلکہ اشارے دے رہی ہے کہ ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. ابھی سوچا جا رہا ہے, اور یہ بات 2 ماہ سے کہی جا رہی ہے, لیکن بظاہر اس پر عمل یا تو شروع نہیں ہوا, ایٹ لیسٹ نظر کچھ نہیں آ رہا کہ کچھ ہوا ہوگا. مزید تاخیر ہوئی تو ابھی بھی کیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں گے کہ جی ہمارا کتنا نقصان ہوگا, وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, یا پھر وہ بڑا آپریشن جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے وہ ہو جانا چاہیے؟ جی دیکھیے, آپریشن کہاں پہ آپ کریں گے, یہ وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے جو پہلے آپ کے قبائلی اضلاع کے اندر موجود تھی. اس وقت یہ افغانستان میں ہے. کیا آپ افغانستان میں کریں گے؟ تو ابھی تک تو اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ, اور پاکستان کے اوپر الزامات ہیں کہ پاکستانی کچھ وہاں پہ جا کے آپریشنز کیے ہیں. تو یہ آپریشن اتنا آسان نہیں ہے. جہاں تک کارروائیوں کا تعلق ہے, دہشت گردوں کے جو نیٹ ورک ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کبھی بھی رکی نہیں ہیں قبائلی اضلاع کے اندر. ابھی میرا خیال ہے کہ پوری سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں براہ راست افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور آفیشیل سطح کے اوپر ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. اور آپریشن کی یہ جو بات ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی بہت پریکٹیکل بات ہے کہ آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے اور آپ کو جا کے اس کو حاصل کر لیں گے, اسے ہٹ کریں گے. یہ ابھی صورتحال 2014 کی اور 16 والی نہیں ہے. ایک بہت اہم ایشو پاکستان میں مسلسل سیاسی عدم استحکام کا بھی ہے. یہ سال الیکشن کا سال ہے, خیبر پختونخوا میں تو اگلے 2-3-2.5 ماہ میں بھی الیکشن ہو جائیں, تو کیا ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلے بھی اس سے بھی زیادہ سیکیورٹی کے حالات خراب رہے ہیں, 2008 کے اندر بھی, 13 میں بھی, تو تب بھی الیکشن ہوئے تھے. الیکشن کے لیے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور دہشت گرد تنظیموں نے براہ راست جو الیکشن کمپین کے اوپر حملے کمپیریٹیولی کم کیے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے سیاسی قیادت رہی ہے. کے پی کے اندر خاص طور پہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کی قیادت رہی تھی. تو کبھی بھی اس سے برے حالات کے اندر ہوئے ہیں, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں. الیکشن کا پروسیس چلتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ یس, عامر رانا ہیڈ اے پوائنٹ کہ
किधर जो है वो ऑपरेशन किया जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दैट इज़ वेयर आवर इंटेलिजेंस कम्स इन, और दुनिया जानती है उनसे बेहतर इंटेलिजेंस तो किसी के पास होती नहीं है। We have done it successfully in the past as well. So वो हमें कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलनी चाहिए और वो हम कभी भूलेंगे भी नहीं। 2 दहाई हमने ये जंग लड़ी है, इसमें 88,000 पाकिस्तानी जवान, फ़ौज के अफसर, पुलिस वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर इदारे और हमारे शहरी आम लोग, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मतलब कि यू नेम इट। और अफसोसनाक बात यह है कि ये फिगर बढ़ता चला जा रहा है। ये नहीं कि हम सोचते होंगे जी इतने साल पहले हमारा ये था और अब निज़ाम बड़ा बेहतर हो गया। नो, एवरी ईयर, अल्लाह ना करे लेकिन ऑलमोस्ट एवरी मंथ देयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू दिस फिगर। इस थॉट के साथ नमाजें पढ़ी हैं, तरावियाँ पढ़ी हैं, जुमे अदा किए हैं कि इस मस्जिद में हमारे साथ जो शख्स खड़ा हुआ है कहीं इसने कुछ पहना तो नहीं हुआ। We have grown up in this fear. I know mothers and sisters, बहनें, माएँ जो अपने भाइयों को, अपने बेटों को डर लगता है जब जुमे की नमाज के लिए जा रहे हो, वो खौफ ज़दा हो जाती हैं, वो इंतज़ार में बैठी होती हैं कब आप, मतलब एक शख्स नमाज के लिए जा रहा हो और तब भी वो सेफ ना फील करे कि घर वाले घर में बैठे दुआएं मांग रहे हैं कि वो आ जाए वापस। मैंने अपने दोस्तों को मुहर्रम के जुलूसों में अपने घर वालों से बिलफर्ज अलविदाई मुलाकात करके जाते हुए देखा है। सो दिस इज नो वे टू लिव। वी हैव लिव्ड इन दिस फियर एंड थोड़ी देर के लिए ही सही, इनफैक्ट काफ़ी देर के लिए हम इस खौफ से बाहर आए थे और हमारी मेंटल स्टेट बेहतर होना शुरू हुई थी। और अगर किसी को लगता है कि जो खौफ हैं इनमें ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चों की मेंटल स्टेट अफेक्ट नहीं होती, तो आपको गलत लगता है, बिकॉज वी हैव लिव्ड इन दैट फियर। यू नो, वी वर ग्रोइंग अप ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद जो है, या उसी दौर में इनफैक्ट ये जो वॉर ऑन टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ये उरूज पे थी और पाकिस्तान का हर गली कूचा धमाके की आवाज़ से गूंजता था हर जुमे या फिर अल्टरनेटिव जुमे या किसी भी हफ्ते के दिन पे, तो हम सारे पागल हो गए थे। और ये कोई बड़ा ही नहीं है कि जी हम मुकाबला तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ चॉइस, मुकाबला तो करना ही करना है, लेकिन इसको बैठ के मतलब डोंट वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि जी हम मुकाबला, ये ज़िंदगी इस तरह वैसे जी नहीं जाती। कोई नॉर्मल सी किसी फ्रंट में हमें पाकिस्तान में चाहिए, क्योंकि यहाँ महंगाई का एक और इशू है, या दहशतगर्दी का एक और इशू है, या माशाल्लाह हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो लिटरली सिर्फ एक दूसरे को सुनाने में घुसी हुई हैं। वेयर इज़ पीस, वेयर इज़ दैट? एक एक्सक्यूज़ चाहिए आम आवाम को कि अब बहुत हो गई। तो बहुत से फ्रंट्स जो हैं खुले हुए हैं, अ लॉट नीड्स टू बी डन। मतलब पाकिस्तान में जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। कल आई वाज रीडिंग अ ट्वीट, कल किसी के घर में एक फौत हुई और मैयत को गुस्ल देने के लिए गर्म पानी हल्का सा दरकार था, गैस तो थी नहीं, सोशल मीडिया की बात हो रही। लकड़ियाँ पहले ढूंढी गई, जलाई गई, पानी गर्म किया गया। सो नथिंग इज़ ईजी फॉर अस एनी मोर नाउ। कुछ और मसले जिनकी तरफ मेरा ख्याल है कि अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डॉलर की मुंतकली पर लगाई गई पाबंदियों के बायस किताबों का कारोबार और इनकी जो पब्लिकेशन होती है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, और स्टूडेंट्स को दरकार किताबें मार्केट से नहीं मिल रही। कागज़ दरामद ना होने की वजह से स्कूलों की किताबों की जो पब्लिकेशन है, प्रिंटिंग है, उन पे भी काफ़ी मुश्किलात हैं। मतलब हर एवेन्यू में आप सोचें तो देयर इज़ सम चैलेंज और दी अदर। किताबें इंपोर्ट ना होने की वजह से मकामी किताबें इंतहाई महंगे दामों पर फ़रोख्त हो रही हैं। वैसे किताबें इंपोर्ट हम करते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इन पाबंदियों से तलबा, पब्लिशर्स, इंपोर्टर्स सब मुतासर हो रहे हैं। गैर मुल्की पब्लिशर्स के पैसे अदा ना होने से दरामद कुनंदगान को कानूनी नोटिस मिल रहे हैं। किताबों के ताजर, पब्लिशर्स और इंपोर्टर्स के मुताबिक माजी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। हमारे गेस्ट के पास बहुत से जवाबात होंगे इनके डेफिनेटली, और नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, बुक पब्लिशर हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन पब्लिशर्स को भी, और साथ ही डेप्यूटी कन्वीनर हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर। नासिर साहब, ये बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है इस वक्त कि एक तो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के हवाले से बुक्स का ना होना। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ बेहतरी शायद आ जाए इंशाल्लाह। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर उसमें यह है कि जी इस वक्त इंपोर्ट बंद कर दी गई है, और एजुकेशन को आई वुड से कि कहीं भी किसी लिस्ट में भी नहीं डाला गया। कुछ एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट एक दी गई है कि जी तो बेसिकली ना एसेंशियल ना नॉन एसेंशियल, मतलब किसी लिस्ट में भी
एजुकेशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, और जिसकी वजह से इस वक्त इंपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो, पेपर भी नहीं है बाज़ार में, और हमारे जो इस वक्त लोकल पेपर है वो भी इतना महंगा कर दिया कि वो इम्पोर्टेड पेपर से भी ज़्यादा ऊपर निकल गया है, और जो लोकल मिल्स हैं हमारे वो 100% एडवांस मांगते हैं, और उसमें भी 4-4, 6-6 महीने का वो टाइम मांगते हैं। नासिर साहब हमारे साथ ही किताबों से जुड़े मसाइल और इस पे हम बात करेंगे, और अगर आपके भी कोई सवाल है, a lot of students would be watching, आज पाकिस्तान टीवी ट्वीट करें। रोज़ एक ना उस फहरिस्त में इजाफा होता है जो कि हमें चैलेंजेस नज़र आते हैं टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। मतलब कौन कौन से एवेन्यूज़ जो फंसे पड़े हैं, इस वक्त आगे नहीं जा सकते। हम पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, बुक पब्लिशर है। सबसे टॉप प्रायोरिटी में क्या आप इशू आइडेंटिफाई करेंगे जो हल होना चाहिए? जी, इस वक्त जो है हमारी इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी गई है। तकरीबन 1.5 महीने से हमारा एक 700 पाउंड का कंसाइनमेंट मेरा एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है, जो कि अप्रूवल बैंक से नहीं मिल रही। 700 पाउंड? जी, उसकी अप्रूवल नहीं मिल, उससे ज़्यादा तो उस पर डैमरेज लग गया। एब्सोल्युटली जी, वो उसकी अप्रूवल नहीं मिल रही। 2 महीने से मेरी पेमेंट आउटवर्ड रेमिटेंस जो हम कहते हैं, जो भेजनी है पब्लिशर्स को, 2 महीने से हमारे पास है। वो कहते हैं जी आप एसेंशियल आइटम की लिस्ट में नहीं है बैंक किताबें। जी, और बैंकों को भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है वुड से कि क्या करना है, हाउ टू गो, और एजुकेशन को किसी भी लिस्ट में शामिल ही नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं है। तो ये बड़ी एक अफसोस। अच्छा, एक सवाल ज़ाहिर है देखने वालों के जहन में भी आ रहा होगा कि हम छपी छपाई किताबें क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? वी कैन वेरी मच प्रिंट 30 बुक्स है, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, हम उनसे राइट खरीदें, हम सॉफ्ट कॉपीज बनाएं, हम यहाँ पे खुद छापें किताबें, ऐसा भी मुमकिन नहीं? जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और ऐसा ही होता था। ये जो पिछली गवर्नमेंट जो भी PTI की, उसमें जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम आपने शायद सुना होगा, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से एजुकेशन की तबाही फेर दी। मैं उसको कहूँगा कि हमारे इस वक्त भी आप आके देखें, वेयर हाउसेज भरे हुए, जो कि हमारी बुक्स प्रिंट लोकल प्रिंट हुई थी, लेकिन आपको जब ये कह दिया जाए कि जी अब ख़त्म, अब आपने ये किताबें नहीं बेचनी, अब ये हमने आपको SLOs वो सारे दे दिए, अब आपकी हर पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस वो होगी, एंड इट इज़ अ सिंगल नेशनल करिकुलम, सब स्कूल्स सब ये एक ही निसाब यूज़ करेंगे। उस पर हो सका इम्प्लीमेंट 3.5-4 साल में? नहीं, मैं इम्प्लीमेंट ही का ही मसला है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन ही कई प्रॉब्लम है, और वो मेरी नज़र में तो एक इतना बड़ा क्योस है जी, और उसके अंदर सिवाय के आई एम सॉरी टू से बट अगेन करप्शन का जो वो एक नया दरवाज़ा खोल दिया गया है, और उसमें वही है जिसे कहते हैं ना, वो पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा, अब इन अ नटशेल नाज़िर साहब, किस तरह आपके जो इश्यूज़ हैं पब्लिशिंग के जो हैं, आई मीन इंक्लूडिंग पेपर, जो कि अभी तक हम अपना पेपर एक हाई क्वालिटी पेपर क्यों नहीं बना सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह रिजॉल्व हो, इफ़ यू कुड रिजॉल्व देम, मतलब क्या एक आइडियल सिचुएशन बने? देखिए जी, हम तो वी कैन ओनली पुट अप अ रिक्वेस्ट, जो भी हाई अप्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या फेडरल मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, के हमने पहले भी कोशिश की है उन तक बात पहुंचाने की कि जी एटलीस्ट इसमें जो ड्यूटी टैक्सेस इंपोर्टेड पेपर पे प्लीज़ इसको कुछ कम करवाएं। अब आप देखें ना कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मिल्स जो लोकल हैं उनसे कोई वो नहीं करता कि भाई आप पेपर क्वालिटी या आप प्राइसिंग या आप जो ये 6-6 महीने 4-4 महीने का 100% एडवांस मांगते हैं, ये क्यों है? पेपर रेडीली अवेलेबल क्यों नहीं है? तो ये आई थिंक जो डिपार्टमेंट्स या जो जिसके अंडर ये फॉल करते हैं, वो अगर इसको लेके चलें तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड पेपर जो बढ़ाई गई थी, तो उसका फ़ायदा इतने सालों में कोई लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश कर जाती, इस काबिल हो जाती कि उसी क्वालिटी का पेपर बना सकती, तो समझ भी आता। थैंक यू आपका नासिर हुसैन साहब, होपफुली आपका मसला किसी तरह हल हो सके, हम तो आपकी आवाज़ बने हैं। अभी जब मुश्किलात आती हैं ना, तो हम पहले भी बात कर रहे थे पिछले घंटे में कि जी हमारी इंडस्ट्री बड़ी बेहतर, उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का कुछ होता नहीं है ख़ास। वी वर टॉकिंग अबाउट द डेयरी इंडस्ट्री एज वेल। इस वक्त हमें पता भी नहीं था शायद इस तरह के पब्लिशिंग में भी कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। वी डोंट रियली कम अप, ऑलमोस्ट एज इफ प्रायोरिटी ही नहीं है कि इसको भी फ़रोग़ दो भाई, अब मौका मिला है। एक बात मैं कहना, इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है मार्च, वो बिल्कुल सर पर है। इस वक्त कोई किताब नहीं है, ना प्रिंटेड ना इम्पोर्टेड, कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स परेशान है, बच्चों को कोई किताब इस वक्त अवेलेबल नहीं है और ना होगी, जिस तरह से हम चल रहे हैं।
How tragic is that? اچھا جی، ہم تعلیم کی بات کریں تو پاکستان میں جرمنی کی سفیر ہیں الفریڈ گراناز. ان کا کہنا ہے کہ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے طلبہ کی تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی میں بہت ادارے اب انگریزی میں تعلیم دے رہے ہیں. پہلے تو آپ کو پتا انڈر گریڈ میں تو آپ کو جرمن آنا ضروری تھا, ادروائز اٹ واز ناٹ پاسبل فار یو. وہاں کی تعلیم کا معیار سب سے بہتر ہے اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہاں ٹیوشن فیس صفر ہے. ماہر تعلیم اور کریئر کاؤنسلر سید عابدی کے ساتھ انہوں نے خصوصی انٹرویو میں اور مزید کیا کہا ہے یہ ہم سن لیتے ہیں. I have been going through the activities that you've been doing. How did you feel about Pakistan, and tell us what you have been doing in the last 3 months that you have arrived? Yes, I arrived actually in August, and I am actually very thrilled to be here. I had a chance to get around a little bit, not only being in Islamabad, but also being to Lahore, Peshawar, Karachi, and also Quetta. And one of the highlights lately was also from Quetta, to travel up to Ziyarat, to the Kuwait residency and to the juniper forest. So I have been around, and I must say I'm very, very impressed first and foremost with the people, because those warm and welcoming people made it very, very easy for me to settle in and to adapt and to feel welcome. And I see that since the main focus is also on the youth, Pakistan has got a big bulge, a youth bulge. And most of the people are now looking towards countries where they can find different types of opportunities. You have been to some of our institutions as well. How did you find our youth and our students? I must say I was actually very impressed about the determination, ambition, and also the excellence that I've found among students here. So I think this is actually a real wealth Pakistan can count on and should count on. And yes, I must say there are many talents, and yes, of course, we're also happy. Some of those talents also would like to come to Germany. As an educationist myself, I feel that when you compare the students that are the mobility towards Germany, when you compare that, is not as high as the moment with other countries such as the UK and the US and Canada. And the main reason to me is that the culture of the German language, which should have been more and more in terms of our institutions, people coming here and franchising the German language. What would you say about that? Number one, I think the number of students, of Pakistani students going to Germany has increased significantly, just also because German universities more and more also offer study programs in English, which makes it, of course, much easier to go there. Another thing that may help is that the quality is high, the education is good, research is excellent, and something we shouldn't forget either, there are almost zero tuition fees. So it's compared to other countries. The other important thing, and hope you believe, that education is now a vehicle of diplomacy and is used into that. I was actually very happy to see already a few German students that are here on exchange programs that ventured to Pakistan, and also they will go back and will be ambassadors for Pakistan and spreading the word that it is fully possible, not only fully possible to come here and spend some time at the university, but that it's also an enriching and, as you said, safe experience to come here. A month from now, the process starts with students. In fact, some of them already started the process of admissions to your universities in Germany, and they all of them, of course, have the opportunity of studying free in terms of postgraduate and research. When they come over around June, July time, which is very important for them to get the visa appointments in time, they have been struggling in the past. Our colleagues at the visa section really work hard to try to manage to
get also through the sheer quantity of applications we have. And yes, as you said in our regard, we will have new infrastructure it's coming up, should help. And so I think we can, in that combination that we also introduced already, priority processes for the high performers. That's really, and infrastructure coming up, we should be able to mitigate these things that... the other aspect that I was looking at is Germany requiring youth and talented people. And also with non-EU, for example, So how do you feel about the Pakistani talent that they are here in many areas that Germany will need that kind of manpower? Number one, yes, of course, you're right. We need skilled labor. And also Pakistan is a possible source of that skilled labor. And there are negotiations underway to, streamline, facilitate, make this migration or immigration processes easier also for labor migration. On the other hand, of course, we are always a little bit reluctant because we do not want to organize a big brain drain from countries that would need that talent themselves. But again, coming back to Pakistan, I think you have that many talented youth that, yes, it probably would work for both countries. They would stay, we would be able to bring some of those to Germany, and it would still remain enough, hopefully, for here in Pakistan. And in the optimal case, people going to Germany, broadening their skill base, learning new things, coming back, and also their new skills also benefiting Pakistan and development of Pakistan. अब कहाँ से बात शुरू करें? 1-1.5 साल पहले शहबाज शरीफ, राना सना, खुर्शीद शाह वगैरह निशाने पर थे. आज फवाद चौधरी, शेख रशीद, इन सारों का भी हमने जिक्र किया. हुकूमत की लाख वजाहतें हों, तासुर तो सियासी इंतकाम का ही होगा. एवरीबडी सेज द सेम थिंग. आज तक ऐसी कार्रवाइयों से किसी की सियासत ख़त्म की जा सकी है या वफादारी भी तब्दील हो जाए? मतलब ये बहुत अजीब व गरीब बातें हैं. हासिल कुछ होता है इनसे? ये तो बात दुरुस्त है कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में उनके मुखालफिन निशाना बन रहे थे, उसी तरीक़े से अब मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ जो हैं वो निशाना बन रहे हैं. उनको भी बदसलूकी की शिकायत थी, इनको भी बदसलूकी की शिकायत है. उनके साथ भी एक जुल्म हो रहा था. इनका कहना यह है कि हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है. जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, और फिर अब जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ. फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से अदालत में पेश किया गया, उनके मुंह पर जिस तरह कपड़ा चढ़ाया गया, फिर जिस तरह हथकड़ियाँ लगाई गई, तो वो सब चीज़ें जो हैं ऐसी नहीं हैं कि जिनकी कोई तारीफ़ की जाए. इनकी तो मज़म्मत की जानी चाहिए और मज़म्मत की भी जा रही है. लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हाँ, जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है. और गुज़श्ता हुकूमत भी ये कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है. मौजूदा हुकूमत जो है उसको ये समझना चाहिए, उसमें पुराने सियासी कारकुन शामिल हैं, पुराने सियासी रहनुमा शामिल हैं जो ख़ुद सऊबतों से गुज़रे हैं. उनको चाहिए कि ये रवश बदलें, अपने अदारों को रोकें और एक जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाएं. अच्छा, सियासी इंतकाम का तासुर मुकदमात की नौयत से भी जाता है ना शामी साहब. जैसा कि फवाद चौधरी के खिलाफ आइन शिकनी के दावे हैं, केस धमकियों का लगा दिया गया. राना सना पर मॉडल टाउन के कत्लों का इल्ज़ाम लगाते थे, गिरफ्तारी हेरोइन स्मगलिंग की डाली थी. मतलब जिस संगीन नौयत के जराइम हुए हैं उन पर संजीदा कार्रवाई कभी नहीं देखी. तो क्या सियासतदान एक दूसरे का कुछ लिहाज तीत करते हैं या बस तंग करना होता है? हाँ, मुखालिफ को अंदर कराना ही मकसद होता है किसी भी किस्म का केस हो. देखिए, ये बात तो दुरुस्त है. अगर हम अपनी तारीख उठा के देखें तो सियासतदानों पे जो मुकदमात कायम हुए हैं उन पे वो मुकदमात कभी चले ही नहीं हैं और उन पर कोई सज़ाएं ही नहीं हुई हैं. बहुत कम ऐसा हुआ है
कि सियासतदानों को किसी मुकदमे में सज़ा हुई हो और उन पर मुकदमा बाकायदा चला हो। 2, 3, 4 मिसालें होंगी। अब भुट्टो साहब की मिसाल है या नवाज शरीफ साहब की मिसाल है या इस तरह की 2-4 मिसालें और ढूंढ सकते हैं, लेकिन बहैसियत मजबूरी लगता ये है कि सिर्फ मुकदमा कायम करने से गरज होती है। उस वक़्त एक हंगामा उठा दिया जाता है, एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, चंद रोज़, चंद हफ्ते, चंद महीने उसको कैल कोठरी की नज़र कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इस मुकदमे को, उसकी तफसील को लोग भूल जाते हैं। तो हमने पूरा एक अदालती निज़ाम जो है उसको मजाक बना के रख दिया है। कोई मुकदमात संजीदा नौइयत के होने चाहिए, फिर उन्हें चलना भी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी करके और एक हंगामा करके और लोगों की तौहीन करके तो मामला नहीं चल सकता ना आगे। तो तभी आप देखिए कि बार बार ये मामला दोहराए जाते हैं और इससे कोई सबक हासिल करता नहीं है और इनका कोई नतीजा भी निकलता नहीं है। Thank you, Shami Saab. That is it. We're going to see you tomorrow. We'll see you tomorrow.